संचिता की लव मैरिज उसके घर की गली से 2 गली छोड़कर रहने वाले अरमान के साथ हुई थी, जिस वजह से संचिता का मायका और ससुराल दोनों ही पास पास थे। ऐसे ही एक दिन संचिता अपने घर पर बहुत ही स्वादिष्ट राजमा चावल बनाती है। तब वो एक प्लेट में राजमा चावल परोसकर थाली पर कपड़ा रखकर उसे ढक देती है और जैसे ही वो थाली लेकर घर से बाहर निकलने लगती है, तब उसकी सास मधु से रोकते हुए कहती है, ये थाली में खाना सजाकर तू कहाँ जा रही है बहू? कहीं नहीं माई जी, अपने मायके जा रही हूँ। आप सबने राजमा चावल की इतनी तारीफ की है तो मैंने सोचा थोड़े से राजमा चावल मैं अपनी माँ को खिला के आ जाती हूँ, उनको भी अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे। और कोई काम तो तुझे है नहीं, हर रोज किसी न किसी बहाने से मुंह उठाकर मायके चली जाती है। माना कि तेरा मायका पास है, बट इतना भी फायदा मत उठा इस बात पे। माँ जी, आप गुस्सा क्यों हो रही है? इतने नसीब से इतने अच्छे ससुराल वाले और मायके वाले मिले हैं। और सोने पे सुहागा ये है कि शादी के बाद मेरा मायका कहीं दूर नहीं है, पास ही में है बिल्कुल। और फिर आना जाना तो लगा ही रहेगा। और आप आराम कीजिए, मैं जल्दी से राजमा चावल दे के आती हूँ। इतना कहकर संचिता अपनी सास की बात को टालते हुए फटाफट से राजमा चावल लेकर अपने मायके पहुंच जाती है और अपनी माँ सुधा को आवाज लगाते हुए बोलती है, माँ जल्दी आओ ना, मैं आपके लिए राजमा चावल लेके आई हूँ। क्या बात है बेटा, पर मैंने तो खाना खा लिया था। खाने का तो बहाना है, मैं तो बस आपसे मिलने आई हूँ। अच्छा ये बात है, अब तुझे मायके आने के लिए बहाने की भी जरूरत है। क्या करूँ माँ, कभी कभी बहानों की जरूरत भी पड़ जाती है। चलो मैं जाती हूँ, माँ जी इंतजार कर रही होंगी। इतना कहकर संचिता अपने ससुराल वापस आ जाती है। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं और संचिता का अपने ससुराल से मायके और मायके से ससुराल से हर दिन आना जाना लगा ही रहता। ऐसी एक दिन संचिता अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, मैं कुछ दिनों के लिए ना अपने माँ के घर जाना चाहती हूँ रहने के लिए। क्या आप माँ जी से पूछ लेंगे? पर तुम तो रोज ही अपनी माँ के घर जाती हो। जी मैं जाती तो हूँ, लेकिन वापस भी तो आ जाती हूँ। अब मैं बस वहाँ पर जाकर थोड़े दिन रहना चाहती हूँ। जब तुम रोज अपनी माँ के घर जाती हो तो रुकने की क्या जरूरत है? क्या यार, मायका तो पास में है, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं 10-15 दिन भी ना रुकूं अपने मायके में? अगर मैं चली भी गई तो क्या हो जाएगा, मुझे ना कुछ भी नहीं पता। लेकिन आप ना जाके ना सासू माँ से मेरे लिए बात करिए। संचिता के कहने पर अरमान अपनी माँ से बात करता है, जिस पर मधु भड़कते हुए बोलती है, हाँ हाँ, बहू को इतना तो पता है कि मायके जाकर 10-15 दिन के लिए रहना चाहिए, पर उसको इतना नहीं पता कि ससुराल के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। ये रोज रोज मुंह उठाकर मायके चली जाती है। मोहल्ले वाले कैसी कैसी बातें करते हैं। पहले तो दोनों ने लव मैरिज कर ली और अब दुनिया भर के ताने मुझे खिलाती है। ऊपर से बहू ये रोज रोज मायके जाती है। इसी चक्कर में मेरी सहेलियां मेरा बहुत मजाक उड़ाती हैं और तुम लोगों को इस बात का कोई एहसास तक नहीं है। अपनी माँ की बातें सुनकर अरमान कुछ नहीं कहता। ऐसे ही कुछ दिन संचिता का काम करने का मन नहीं होता और वो मधु से बोलती है, माँ जी, मेरी माँ का फोन आया था, उनकी ना तबीयत ज्यादा ही खराब हो रही है। उन्होंने मुझे बुलाया है घर पर। हाँ हाँ, तो जाना फिर। ऐसा एक भी दिन गया है क्या अभी तक जब तू मायके ना गई हो? जी माँ जी, मैं जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। इतना कहकर संचिता वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद मधु भी अपनी समधन का पता लेने के लिए उसके घर चली जाती है। तभी वो देखती है कि दोनों माँ बेटी आराम से बैठकर गप्पे लड़ा रहे हैं। उन्हें देखकर मधु कहती है, अरे समधन जी, बेटी के आते ही आप तो बुलेट ट्रेन की तरह भागने लग गई। सुबह तो बहू बोल रही थी कि आप अस्पताल में एडमिट हो। जी आप कैसी बातें कर रही हैं समधन जी, मैं तो एकदम भली चंगी हूँ। बीमार हो मेरे दुश्मन। तो फिर तो अब आपकी बेटी बीमार होने वाली है। जी आपके कहने का क्या मतलब है? ये तो आप अपनी बेटी से ही पूछ लो। मधु की बात सुनकर संचिता सारा सच बताती है। तभी मधु बोलती है, जी अगर आपकी बेटी की शादी के बाद मायके ही रहने का इतना ही शौक था तो पहले ही बता देते, हम अपने बेटे को आपके घर का घर जमाई बना देते। इतनी आपकी बेटी ससुराल में समय नहीं बिताती जितना अपने मायके में बिताती है। और आज तो इसने हद ही कर दी। बताओ, आपको झूठा ही बीमार कर दिया, मतलब ये भी कोई झूठ बोलना हुआ? क्या बात है बहू, आज तो तूने मायके जाने का नाम भी नहीं लिया
और ना ही घर से बाहर निकली तू। क्या बात है बहू, याददाश्त तो ठीक है ना तेरी? जी माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। लग तो रहा है बहू कि कुछ तो हुआ है। अरे तेरे जैसी रोज रोज मायके जाने वाली लड़की इतनी जल्दी कैसे सुधर सकती है? ये तो अचंभित वाली बात हो गई। बहू सच सच बता, कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रही तू? माँ जी, आप खुश भी नहीं रह सकती क्या? मैं घर पे भी रहती हूँ तभी भी आपको दिक्कत है, मैं मायके चली आऊँ रोज रोज तभी भी आपको दिक्कत है। एक काम करो ना, मुझे ना लिख के दे दीजिए कि क्या क्या काम करने हैं, मैं उसी बातों को ना फॉलो करूंगी। इतना कहकर संचिता पैर धमकाती हुई वहाँ से चली जाती है और मधु मन ही मन मुस्कुराती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। संचिता अपने काम में उलझकर अपने मायके ना जाने की आदत को बदलने की कोशिश करती है, पर फिर भी उसके कदम बार बार मायके की तरफ ही दौड़ने लगते हैं। 2-4 दिन तक तो संचिता खुद पर काबू कर लेती है, पर उसके बाद संचिता फिर से हर दिन अपने मायके जाना शुरू कर देती है। ये देखकर मधु बोलती है, 4 दिन की चांदनी है, फिर काली रात है। मेरी बहू तो जाएगी एक ना एक दिन अपने मायके। बहू, कुछ दिन तूने अच्छा खेल रचा लिया, अब फिर से तूने यही आना जाने वाला अपना काम शुरू कर दिया। तू सुधर नहीं सकती ना? हाँ, नहीं सुधर सकती मैं अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां निभा रही हूँ और जो कर्तव्य है मेरा वो भी निभा रही हूँ और सब कुछ कर ही रही हूँ मैं। इसलिए आपको ना मुझे बार बार बताने की ना जरूरत भी नहीं है और इतनी आज़ादी मुझे भी है, मैं अपनी मर्जी से कहीं पे भी जा सकती हूँ। और वैसे भी मैं कोई क्लब या पब में नहीं जा रही हूँ, मैं अपनी माँ के घर ही जा रही हूँ और आपको उतने में ही मिर्ची लग जाती है। इतना बोलकर संचिता अपनी माँ के घर चली जाती है, जहाँ पर सुधा भी संचिता को उसके रोज आने के लिए काफी सुनाती है। संचिता को अपनी सास और माँ दोनों की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आने लगता है। संचिता अपने ससुराल आके अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा लॉक कर देती है। मधु बार बार दरवाजा खटखटवा कर खुलवाने की कोशिश करती है, लेकिन संचिता दरवाजा नहीं खोलती। शाम को अरमान जैसे ही घर आता है, वो भी संचिता के कमरे का दरवाजा खटखटाता है, पर संचिता कोई जवाब नहीं देती और न ही दरवाजा खोलती। वहीं दिन भर संचिता का फोन नहीं लगता और उसके घर न आने पर उसकी माँ भी परेशान हो जाती है और उसके ससुराल आ जाती है। सभी लोग मिलकर संचिता का दरवाजा खुलवाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद अरमान गुस्से में दरवाजा तोड़ता है और देखता है कि संचिता अपने पैरों को एक रस्सी से बांधकर बेड पर बैठी हुई है। ये देखकर अरमान बोलता है, संचिता, तुम अपना रूम का दरवाजा खोल क्यों नहीं रही थी? और ये तुमने अपने पैरों को बांधा क्यों है? इसलिए बांधा हुआ है ताकि मैं चल ना सकूं। पर क्यों बहू, ऐसा क्यों बोल रही है तू? क्योंकि आपको मेरे चलने फिरने से दिक्कत है। अगर मेरे पैर बंधे रहेंगे तो मैं चल नहीं पाऊंगी, ससुराल से मायके नहीं जा पाऊंगी, ससुराल से मायके नहीं जा पाऊंगी तो सास खुश रहेगी, तो मेरी माँ खुश रहेगी और फिर मुझे कोई नहीं सुनाएगा। आप सबको मेरे घूमने फिरने से बहुत ही दिक्कत हो रही है, आप सब घुमा फिरा कर मुझे ही गलत बता रहे हैं, इसलिए मैंने पैर बांध लिए ताकि मैं कहीं हिल ना सकूं। बेटा ऐसी बात नहीं है, तू गलत समझ रही है। सही कह रही हूँ माँ मैं। अरे आप सब मुझे ताने ही सुनाते रहते हैं, अपना ससुराल और मायका दोनों ही संभाल रही हूँ। लोग तो बकवास करते ही हैं, लोगों का मुंह तो बंद नहीं कर सकती वैसे भी मैं। ये लोगों की बातें सुन सुनकर मेरी सास भी ताने देने लगी है और आजकल तो मेरी माँ को ही मेरा मायके आना ही पसंद नहीं है। लोगों की मैं क्या ही बातें करूं जब मेरी माँ ही मुझे नहीं समझ पाई। संचिता की बातें सुनकर मधु और सुधा एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और दोनों प्यार से संचिता के सर पर हाथ फेरते हैं और फिर उसके पैरों पर बंधी हुई रस्सी को खोलते हैं और मधु बोलती है, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही सुना दिया। मुझे तेरे जज्बातों को समझना चाहिए था कि तू क्या कहना चाह रही है मेरे से। सॉरी बेटा। हाँ, मेरी तरफ से भी सॉरी बेटा। अब से मैं अपने लाडू रानी को कुछ नहीं कहूँगी। समधन जी, मेरी बेटी रोज आएगी अपने मायके, चाहे आप कुछ भी कर लो। इतना ही कहकर दोनों मुस्कुरा पड़ते हैं। अब संचिता हर दिन फिर से अपने मायके जाना शुरू कर देती है और अपना जीवन खुशी खुशी जीती है। माधवी शाम को बाजार से सब्जियां ला रही थी और जैसे ही वो घर के बाहर आती है, ये तभी माधवी को उसकी पड़ोसन विमला माधवी को देखती है और वो तुरंत उसकी मदद करती है और थैला उठाती है। माधवी दरवाजा खोलकर अंदर आती है और दोनों बैठ जाते हैं। माधवी बहन, तुम तो बाजार से सब्जी ले आई हो ना, तो फिर जरा मुझे 2-3 टमाटर दे देना। वो क्या है ना, मेरे घर में टमाटर खत्म हो गए हैं और बाजार जाना हो नहीं पाया। अरे विमला, मैं सब जानती हूँ कि तू बाजार क्यों नहीं जा पाई। दूसरों से मुफ्त में जब सब्जियाँ मिल ही जाती है
तो बाजार जाना ही क्यों पड़ेगा? क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे एक तो मैं मदद भी तुम्हारी कर रही थी और फिर भी तुम मुझे ऐसे बोल रही हो। सच में आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा, किसी की मदद करना भी पाप है। मैं बाजार से सब्जियां उठा लाई और यही दरवाजे से घर तक मेरी मदद क्या कर दी, तो इस पर इतना एहसान। अब बोलूं भी क्या? विमला, तेरी आदत से तो पूरा मोहल्ला परिचित है अच्छे से। टमाटर नहीं देने तो साफ ही मना कर दो ना, ये क्या बहाना है? अरे मैंने कब मना किया? मैं तो बोल ही रही हूँ कि टमाटर दे दूंगी। अब जैसी भी है तू, लेकिन है तो मेरी पड़ोसन ना, मैं तुझे कहाँ ही किसी चीज के लिए मना कर सकती हूँ। ये हुई ना बात। देखो तुमने इतना कुछ बोल दिया मुझे, लेकिन बाद में ये 4 मीठे शब्द बोल दिए ना, बस इसीलिए मेरा गुस्सा शांत हो गया, वरना तो मैं बहुत ही गुस्से वाले मिजाज की हूँ। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि तू कितने गुस्से वाली मिजाज की है, तभी तो मुझे भी डर लगता है तुझसे। और बता, घर में सब कैसा है? मेरे घर में तो सब अच्छा ही है, लेकिन तुम एक बात बताओ कि अपने बेटे की शादी के बारे में कुछ सोचा है या नहीं? अरे अब तो उसकी उम्र भी हो गई है, शादी लायक कब शादी करने का इरादा है? मैं भी यही सोच रही थी बड़े दिनों से कि अपने बेटे की अब तो शादी ही कर दूं, लेकिन कोई लड़की अच्छी मिले तब तो करूँ ना। आजकल की लड़कियों को तू जानती ही है कि कैसी होती हैं वो। अरे फिर तो तू यही समझ कि आज विमला तेरे ही भले के लिए आई है। मेरी नजर में एक लड़की है, काफी अच्छा परिवार है, लड़की भी बहुत संस्कारी है, घर के सभी काम आते हैं उसे। अरे जब इतनी अच्छी लड़की है तेरी नजर में, तो किस बात का इंतजार कर रही है तू? बात आगे बढ़ाना, मेरी भी चिंता दूर हो जाए फिर जल्दी से। माधवी के कहने के बाद विमला शादी की बात आगे चला देती है और फिर दोनों परिवार आपस में मिलजुल लेते हैं और दोनों एक दूसरे के परिवार काफी अच्छे लगते हैं और आपसी सहमति से रिश्ता तय भी हो जाता है। कुछ दिनों में चटमंगनी पट ब्याह भी हो जाता है। माधवी की बहू सुरभि घर पर आ जाती है और घर को अच्छे से संभालने लग जाती है। माधवी भी अपनी बहू से काफी खुश थी, लेकिन जब से सुरभि घर में आई थी, घर में हमेशा ही खाना पीना चोरी होने लग गया था। ऐसे ही एक दिन माधवी रसोई में जाती है और छोले भिगो देती है। आज छोले चावल बना देगी बहू? अच्छा है, मैंने याद से छोले भिगो दिए थे, अब बहू को भी ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। माधवी छोले पानी में भिगोकर वहाँ से चली जाती है। काफी देर के बाद जब वो वहाँ आती है और छोले देखती है तो वहाँ छोले नहीं होते। माधवी तुरंत अपनी बहू को बुलाती है। बहू, मैंने यहाँ छोले पानी में भीगने के लिए रखे थे, तूने कहीं और रख दिए हैं क्या? नहीं तो माँ जी, मैं तो काफी देर से रसोई में नहीं आई हूँ। शायद आपको लग रहा होगा कि आपने छोले भिगो कर रखे हैं, लेकिन भिगोना तो नहीं भूल गई आप। बहू, ये तू कैसी बात कर रही है? और मुझे अच्छे से याद है, मैंने छोले भिगोए थे तो यहीं पर रखे भी थे, लेकिन अब यही तो समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से छोले आखिर गए कहाँ। माँ जी कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, हमें लगता है हमने काम किया है लेकिन काम ही नहीं किया होता। एक काम करते हैं, हम अभी छोले रख देते हैं और कल सुबह सबके लिए छोले बना देंगे। ये आजकल हो क्या रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे अच्छे से याद है मैंने यहीं छोले रखे थे, लेकिन यहाँ से छोले कहाँ गायब हो गए? उस दिन भी बची हुई दाल गायब हो गई थी। खाने की चोरी कौन कर रहा है मेरे घर में? माधवी खाने की चोरी को लेकर काफी परेशान थी, क्योंकि खाने की चोरी अब बढ़ती ही जा रही थी। कुछ दिनों बाद एक पतीला दूध जो कि माधवी ने अपने हाथों से फ्रिज में रखा था, वो माधवी को सुरभि के कमरे में दिखता है। साथ ही बेड के नीचे कुछ और बर्तन भी दिखते हैं। इसका मतलब मैं सही समझ रही थी कि खाने की चोरी हो रही है, लेकिन हर बार बहू मुझे ही पागल बना देती कि मैं गलत समझ रही हूँ। अब बहू को बताती हूँ। बहू, ओ बहू, कहाँ है? जरा इधर तो आ। अपनी सास की आवाज को सुनकर सुरभि तुरंत अपने कमरे में जाती है। बहू, इतने सारे बर्तन तेरे बेड के नीचे क्या कर रहे हैं? और ये दूध का पतीला भी यही है। जब मैंने कहा था कि दूध कहाँ गया, तब तो तूने मना कर दिया कि तुझे नहीं पता, तो अब ये यहाँ कैसे आया? माँ जी वो। बहू, मुझे माँ जी नहीं सुनना है, बल्कि मुझे सच सुनना है। देख, तू अभी साफ साफ बता दे कि आखिर खाने की चोरी तू क्यों कर रही थी, क्योंकि तेरा झूठ तो पकड़ा गया है। माँ जी वो क्या है ना, मुझे ना ज्यादा भूख लगती है और बार बार अगर मैं यहाँ खाती रहूंगी तो पता नहीं आप लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि कैसी बहू मिली है, भूखी है। इसलिए बस मैंने खाना चुराना शुरू कर दिया। मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझसे गलती हो गई। बहू,
तुझे कोई चोर बहू कहे इससे तो अच्छा ही है कि तुझे सब भूखी बहू कहे। अरे हमारे घर में खाने का अकाल थोड़ी है जो अब तुझे खाना चोरी करके खाना पड़ रहा है। इसका मतलब माँ जी आपको मेरे खाने से कोई परेशानी नहीं है? नहीं बहू, मैं इतनी कठोर थोड़ी हूँ कि मुझे अब अपनी ही बहू के खाने से परेशानी होने लगे। तुझे जितनी भूख है, जितना खाना खाना है, तू आराम से खा सकती है। मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। थैंक यू माँ जी। माधवी अपनी बहू की परेशानी समझती भी है और अपनी बहू को बहुत कुछ समझाती भी है, लेकिन अब तो सुरभि को खाना चोरी करने की आदत लग गई थी। इसीलिए सुरभि अब अपने घर में चोरी करके भले ही नहीं खाती, लेकिन आसपास सभी के घरों में से खाना चोरी होने लगा था। एक दिन विमला अपने सर पर हाथ रखकर दरवाजे पर बाहर खड़ी होती है। ये देखकर माधवी उसके पास आती है। अरे विमला, तुझे क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं माधवी बहन, मैंने 3 दिनों बाद पनीर की सब्जी बनाई थी। पता नहीं कौन कल मुहा मेरी पनीर की सब्जी चुरा ले गया। बहुत गुस्सा आ रहा है, बस एक बार पकड़ में आ जाए वो। बहू की आदत अब भी नहीं छूट रही है। अब क्या आस पड़ोस वालों से मार खाकर ही इसका पेट भरेगा? लेकिन विमला को ऐसे देखकर अच्छा भी नहीं लग रहा। अरे विमला, तू परेशान मत हो और मेरे घर आकर खाना खा ले, इतनी सी ही तो बात है। अरे ऐसे कैसे, इतनी सी ही बात है। पनीर की सब्जी बनाई थी मैंने, एक बार नहीं कई बार हो चुका है उस चोर का। अब तो बस उसके पकड़ने का इंतजार है। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखेगा। माधवी अब अपनी बहू से तंग आ गई थी, क्योंकि उसकी खाना चोरी करने वाली आदत से कोई न कोई मोहल्ले में गाली ही देता रहता था। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुरभि विमला के घर से चोरी से खाना चुरा रही होती है, लेकिन इस बार सुरभि पकड़ी जाती है। विमला मोहल्ले में सुरभि को लाती है और माधवी को आवाज लगाकर बुलाती है। जिस खाना चोर से पूरा मोहल्ला परेशान था ना, वो आखिरकार आज मिल ही गया। माधवी तेरी ही बहू खाना चुराती थी अब तक, लेकिन आज मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया। हो गई बहू तुझे तसल्ली? अब तो तू मोहल्ले वाले के हाथ में है। कर तुझे जो भी करना है। सुरभि की काफी बदनामी होती है, जिसके बाद सुरभि खाना चोरी करना छोड़ देती है। अजय इतना सीधा था कि उसे जो दे दिया जाए बड़ी ही शांति से उसे खा लिया करता और शांत रहना पसंद करता था। ना उसे किसी से कुछ भी फालतू लेना देना होता था और ना ही किसी से फालतू बहस। लेकिन उसकी पत्नी रूमा बिल्कुल ही टेढ़ी दिमाग की लड़की थी, जिसे अगर कोई सीधी बात भी बोले तो उसे टेढ़ी ही लगती थी और वह सामने वाले पर राशन पानी लेकर चढ़ जाती थी। ऐसे ही अजय एक दिन ऑफिस जाते हुए बोलता है, रूमा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। क्यों जी, आज क्या है ऐसा जो आपको आने में लेट हो जाएगा? आज हमारे वर्मा सर रिटायर हो रहे हैं, तो उन्होंने पार्टी दी है, तो शायद इसलिए लेट हो जाऊंगा मैं। अच्छा, साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि पार्टी में जा रहा हूँ, लेट हो जाऊंगा? ओहो, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। हर वक्त चिक 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 चिक। हाँ तो मुझसे बहस करते ही क्यों हूँ? एक काम करो ना, मेरी सौतन ले आओ, उससे बहस कर लेना। सोच तो मैं भी यही रहा हूँ कि एक अच्छी सौतन ले आऊँ। अजय कोई जवाब नहीं देता और काम पर चले जाता है। जिसके बाद शाम को देर रात थका हुआ वो वापस आता है और उसे देखकर उसकी बीवी बोलती है, आ गए मौज लेकर? शर्म नहीं आती ना कि जवान बीवी घर पर अकेली है, जरा टाइम से आ जाओ। यार कैसी बात कर रही हो? बता के तो गया था कि लेट आऊंगा। तुम जब देखो राशन पानी लेकर मुझ पे चढ़ जाती हो। हाँ हाँ, मैं ही तो बीमारी की जड़ हूँ। भगवान अगर तू इस दुनिया में है तो मेरे पति के लिए नई बीवी भेज दे, क्योंकि मैं तो इन पर राशन पानी लेकर चढ़ी रहती हूँ ना। इस औरत से तो बहस करना ही बेकार है। हाँ हाँ, अब तो तुम्हें मेरी अच्छी बातें भी बुरी ही लगेंगी। लग तो अब मुझे भी ऐसा ही रहा है कि तुम्हें जरूर कोई और पसंद आ गई है। जो सोचना है सोचो, जो बोलना है बोलो। मैं तुम्हारे इस दिमागी कीड़े को ठीक करने की कोशिश भी नहीं करूंगा। अजय बस इतना कहकर अपने कमरे में जाता है और सोने से पहले खुद से बातें करते हुए सोचते हुए कहता है, शायद मैं ही नहीं समझ पाता। मुझे उसे थोड़ा टाइम देना ही चाहिए, थोड़ा प्यार देना चाहिए। शायद हमारे बीच ये कलेश खत्म हो जाए। ये सोचकर अजय काम पर जाता है और आते हुए अपनी बीवी के लिए जलेबी और गजरा लेकर आता है और कहता है, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। रूमा की नजर जलेबी पर पड़ती है और वो कहती है, तुम जानते हो ना कि मैं डाइट पर हूँ और तुम मेरे लिए जलेबी लेकर आए हो। सच बताओ, तुम ये सब जानबूझकर मुझे किलसाने के लिए करते रहते हो ना? ओहो, चलो छोड़ो, जलेबी गई तेल लेने। जिसके बाद अजय हाथ आगे करके रूमा को गजरा दिखाता है, जिसे देखकर वो बोलती है, अब ये तुम कहाँ से ले आए? तुमको पता है ना मुझे फूलों को तोड़ के ऐसे इस्तेमाल करना जरा भी पसंद नहीं है। जलेबी दो तो नखरे, गजरा दो तो नखरे, फिर बचा क्या यार? अच्छा,
तुम कहना चाहते हो इसमें मेरी गलती है या मैं गलत हूँ? तुम तो यही सुनना चाहते हो ना? ना ना, मेरी ही गलती है। बोल दो ना अब कि मैं सौतन ले आऊं। देखा, आखिर तुम्हारे मुंह से सच निकल ही गया ना। यही तो चाहते हो ना तुम? ये औरत और कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। हाँ तो ले आओ ना अपने लिए नई बीवी। हे भगवान, मुझे उठा ले और इस आदमी को अपने पसंद की बीवी दिला दे। हाँ, दिला देगा भगवान, करवा देगा मेरी दूसरी शादी। अब मैं सोने जा रहा हूँ, मुझ में और ताकत नहीं बची तुमसे बहस करने की। इतना कहकर अजय सोने चले जाता है और रूमा भी रो धोकर उसके पास आकर सो जाती है। जिसके अगले दिन अजय बिना नाश्ता किए ही काम पर निकल जाता है और उसे ऐसे देखकर उसका दोस्त केशव बोलता है, क्या हो गया भाई तुझे, इतना परेशान लग रहा है? छोड़ यार, कुछ नहीं, क्या ही बताऊं तुझे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं, बता ना क्या हुआ है? यार मैं तो शादी करके ही पछता रहा हूँ। वो कहते हैं ना, शादी करो तो पछताओ, ना करो तो पछताओ। केशव के जिद करने पर अजय उसे अपनी बीवी की आदतों के बारे में विस्तार से बताता है, जिसे सुनने के बाद केशव कहता है, अरे बाप रे, तेरी बीवी तो एक नंबर की आफत है। पता नहीं कैसे झेलता है तू उसे। यार पूछ मत, मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई उसके साथ रहते रहते। अरे जब इतना तंग करती है तो छोड़ देना उसे। पागल है क्या? जैसी भी है मेरी बीवी है, मैं उससे प्यार करता हूँ। अच्छा बाबा, एक काम कर, एक रात का समय दे, मैं कोई ना कोई हल निकालता हूँ तेरी बीवी का। ऐसा तरीका बताऊंगा ना तुझे जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मुझे नहीं लगता कि वो सुधरने वाली है। वो एक नंबर की डायन है, डायन। अजय ये सुनकर अपना काम करने लगता है और शाम को घर आता है, लेकिन रूमा से एक शब्द नहीं बोलता। जिसके बाद रूमा कहती है, तुम्हारा किसी से चक्कर चल रहा है ना, तभी तुम मुझसे सुबह से बात नहीं कर रहे। हे भगवान, जिससे भी इस आदमी का चक्कर चल रहा है उससे इसकी शादी करवा दे। घर में आते ही चालू जाती हो, कभी तो शांति रहने दो इस घर में। हर वक्त घर को सर पर उठा रखा होता है। अजय कोई जवाब दिए बिना ही सो जाता है और अगले दिन जब वो ऑफिस जाता है तो केशव उसके पास आकर कहता है, तेरी प्रॉब्लम का ना ऐसा हल लेके आओ ना, मैं सुनेगा ना तो तू तो चूम लेगा मुझे। बता तो, मैं भी सुनूं आखिर क्या हल है। भाई एक काम कर, मेरा जो नंबर है ना तेरे पास, उसका नाम चेंज करके ना मेरी पत्नी हिमांशी का नाम डाल। और हाँ, मैं अपनी पत्नी की पिक लगा देता हूँ। उसके बाद मैं तुझे ना रोमांटिक मैसेज भेजूंगा और तू भी मुझे भेजियो, जिसके कारण तेरी पत्नी को लगेगा कि उसकी सौतन सच में आ चुकी है। तू पागल है क्या? क्या बोल रहा है? मुझे भरी जवानी में मरना है क्या? अरे सही कह रहा हूँ, तू करके तो देख, फिर देखते हैं क्या होता है। अजय केशव की बात मान जाता है और उसका नंबर अपने मोबाइल में हिमांशी के नाम से सेव कर लेता है। जिसके बाद दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में केशव उर्फ हिमांशी अजय को प्यार भरे मैसेज करती है और अजय भी एक एक मैसेज का जवाब अपने दिल से देता है और वो घर आकर रूमा से कहता है, मेरा खाना मत लगाना, मैं बाहर से खा के आया हूँ। अजीब है, ये आदमी जब भी बाहर से खाकर आता है मुझे बताता है। इस बार बाहर से खा के आया और मुझे बताया ही नहीं। हाँ, खा के आ गए मेरी सौतन के साथ। अजय को रूमा की बात से केशव के प्लान की याद आती है और वो वहाँ से शर्मा के भाग जाता है। जिसके बाद रूमा के मन में कई सवाल आते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। जिसके बाद वो दोनों जाकर सोने लगते हैं कि तभी आधी रात को अजय के मोबाइल पर हिमांशी नाम से मैसेज आता है, जिसे देखकर रूमा बोलती है, हिमांशी ये कौन है? तुम सो जाओ, कहीं तुम मुझ पर जासूसी तो नहीं कर रही ना? मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मुझे हक है कि मैं जानूं ये कॉल किसका है। अजय को जगता देखकर रूमा सोने का नाटक करती है और अजय मोबाइल लेकर बाथरूम में चला जाता है। जिसके बाद रूमा का शक यकीन में बदल जाता है। दिन बीतते हैं और अब अजय केशव उर्फ हिमांशी के साथ मिलकर रोज अफेयर का नाटक करता। जिसके बाद वो रूमा से बात करना बंद कर देता है और रूमा को अकेलापन का महसूस होने लगता है और वो बोलती है, अजय ने कभी मुझे मेरे अकेलेपन का एहसास नहीं होने दिया, हमेशा मेरी सारी बातें मानी। मैं उन पर कितना चिल्लाई, लेकिन उन्होंने आज तक कभी भी मेरी किसी बात का उल्टा जवाब तक नहीं दिया। ये मेरी दुआओं में मांगी हुई सौतन है, मुझे मिलनी ही थी। एक और बार कोशिश करती हूँ, शायद अजय मेरे प्यार को समझ जाए। इतना कहकर रूमा अपने घर को सजाती है और खुद भी अच्छे से तैयार होकर अजय का इंतजार करती है। जिसके बाद अजय घर आता है और रूमा उसके पैरों में गिरकर बोलती है, मुझे माफ कर दो अजय, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई। मुझे ये दुआओं में मांगी हुई सौतन नहीं चाहिए, तुम्हारे बिना मैं क्या करूँगी, मुझे माफ कर दो। अजय रूमा को उठाकर गले लगा लेता है और उसे अपने और केशव के बारे में कुछ नहीं बताता। अब ना ही रूमा दुआओं में सौतन मांगती है और ना ही कलेश करके उसकी जान खाया करती है। दीपिका एक बहुत ही समझदार और अमीर लड़की थी। उसकी शादी शान नाम के एक बहुत ही हैंडसम से लड़के से हो चुकी थी।
ससुराल में उसकी सास जमुना, जो कि बहुत ही सरल स्वभाव की, और ननंद संजना रहा करते थे। संजना बहुत ही ज्यादा लालची थी। वो अक्सर ही पैसे उड़ाकर अपने मजे पूरे किया करती थी। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। दीपिका अपने घर की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभालने लग गई थी। वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन दीपिका एक बहुत ही सुंदर से सोने का हार और साड़ी पहनकर आती है, जिसे देखकर संजना का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो बोलती है, अभी ये ज्वेलरी गोल्ड की है क्या? और आपने कहाँ से ली? कितने का है वैसे? अरे ये तो मेरी मॉम ने मुझे शादी में गिफ्ट किया था। प्योर गोल्ड है ये। ओ भाभी, कितना सुंदर लग रहा है आप पर। मुझे भी एक गोल्ड का नेकलेस चाहिए, सेम टू सेम। हाँ संजना, जरूर। जब तुम्हारी शादी होगी ना तो तुम्हें इससे भी बहुत अच्छा नेकलेस दूंगी। ऐसे ही दोनों ननंद और भाभी बात कर रहे होते हैं। इतने में दीपिका की सास उसे आवाज देती है, बहू, मैंने ना तेरे लिए कुछ बनवाया है। तुझे अभी तक मैंने कुछ शगुन भी नहीं दिया था। इधर आ। तो क्या हुआ माँ जी, इसकी कोई खास जरूरत थोड़ी है। अच्छा, अरे अपना सास का दिया हुआ पहनेगी तो तेरी ज्यादा तारीफ होगी। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। मम्मी, वाह, अरे कितना सुंदर हार बनवाया है आपने भाभी के लिए। आप ऐसा करो, ये हार मुझे दे दो और भाभी के लिए दूसरा बनवा देना। नहीं, ये सिर्फ तेरी भाभी के लिए है, समझी? हाँ, सब इस महारानी को ही मिलेगा क्या? अरे मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ, मेरा भी तो कुछ हक है ना इस घर पे। ऐसे ही रात हो जाती है। सब अपने कमरे में सो रहे होते हैं और अभी भी संजना उसी हार के बारे में सोचती है। और इस तरह वो दीपिका के कमरे में छुपकर दबे पांव जाती है और उसके कबर्ड से वो हार चुराकर अपने कमरे में ले आती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और एक दिन दीपिका अपने मायके जा रही होती है और वो अपना नेकलेस बहुत जगह ढूंढती है, पर उसके लाख कोशिश करने के बाद भी उसे अपना नेकलेस नहीं मिलता। तो वो हताश और परेशान होकर अपनी सास और अपने पति के पास जाकर उनसे बोलती है, माँ जी, शान जी, देखिए ना, मैंने पूरा घर छान मारा लेकिन मेरी मॉम वाला हार कहीं नहीं मिल रहा। अरे बहू, चुप हो जा, ऐसे दिल छोटा नहीं करते, मिल जाएगा तेरा हार। वो ठीक है माँ जी, पर मैंने हर जगह देख लिया। मुझे लगता है कि किसी ने मेरा हार चुरा लिया। बहू, घर में तो बस हम सब लोग ही हैं, हम में से कौन चुराएगा? तो खुद ही सोच, जरूर तो कहीं रखकर भूल ही गई होगी। जी ठीक है माँ जी। अब ज्यादा परेशान मत हो, चलो चलते हैं, सब वेट कर रहे होंगे। इस तरह शान अपनी पत्नी को कार में ले जाकर उसको मायके छोड़ाता है। तो वहीं घर पर संजना अपनी भाभी के घर पर ना होने का फायदा उठाती है और जाकर उसके कमरे में अलमारी की तलाशी करने लगती है। तभी वहाँ जमुना आ जाती है और बोलती है, ये क्या कर रही है तू अपनी भाभी के कमरे में उसके पीछे से? बता मुझे जरा। मम्मी, वो मैं भैया भाभी का कमरा साफ करने आई थी, बहुत धूल हो गई थी ना। धूल मिट्टी वाला साफ कर रही थी या कुछ और ही साफ करने आई थी? क्या बोला मम्मी आपने? कुछ नहीं, तू जा यहाँ से। और हाँ, आगे से ऐसे मत घुसियो अपने भैया भाभी के कमरे में, समझी? ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और दीपिका अपने ससुराल वापस आ जाती है। वो जैसे ही अपनी अलमारी खोलकर देखती है तो उसे सब कुछ बिखरा हुआ मिलता है। साथ ही अलमारी से पैसे और कुछ गहने भी गायब होते हैं और मिरर के आगे बैठकर आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती है और खुद से बोलती है, अरे वाह, कितना प्यारा डायमंड का हार है और मेरे उस गोल्ड वाले हार से तो लाख गुना अच्छा है। और ये डायमंड रिंग, वाह, कितनी प्यारी है। चलो
जल्दी से इन्हें उतार कर रख देती हूँ कबर्ड में, कहीं पता चला फिर से हाथ साफ ना हो जाए मेरे गहनों पर। संजना ये सारी बातें सुनकर मन ही मन सोचती है, कितनी पागल औरत है ये, इसे पता ही नहीं कि मैं इसके सारे गहने ले जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा और इसके हाथ लगेगा बाबा जी का ठुल्लू। इतना सोचकर संजना वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही दीपिका तुरंत अपनी सास के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। ऐसे ही रात हो जाती है। सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। जमुना और दीपिका सोने का नाटक करती हैं और दूसरी तरफ संजना आधी रात को फिर से डायमंड ज्वेलरी चुराने की फिराक में अपनी भाभी के कमरे में जाती है। पीछे से जमुना भी दीपिका के कमरे के बाहर पहुंच जाती है। संजना धीरे से कबर्ड में से वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी निकालकर जैसे ही पीछे मुड़ती है, तभी अचानक कमरे की लाइट ऑन हो जाती है और अपनी माँ और भाभी साथ ही अपने भाई को वो वहाँ देखकर संजना के तो होश ही उड़ जाते हैं। तो संजना, तुम ही हो वो चोर जिसने मेरी मॉम का दिया हुआ हार चुराया था? अरे ओ बेशरम, तेरे हाथ नहीं कांपे क्या ऐसा करते हुए? इतना भी क्या लालच जो तूने अपने भैया भाभी के कमरे में आधी रात को डाका डाल दिया? निकम्मी कहीं की, तू मेरी औलाद है ये कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, पर तुझे चोरी करते हुए शर्म नहीं आई? मम्मी मुझे माफ कर दो, मैं गहनों के लालच में अंधी हो गई थी और अपने ही घर की चीजें चुराने लगी थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी, भाभी मुझे माफ कर दो। संजना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी खुद की बहन ही अपनी भाभी का हार चुरा सकती है। भैया, अब भाभी, मम्मी, आप सभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। ठीक है संजना, हम सब तुम्हें माफ कर देते हैं, लेकिन वादा करो कि आज के बाद तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। प्रॉमिस भाभी, अब कभी नहीं करूंगी ऐसा। सभी लोग संजना को माफ कर देते हैं और वो हमेशा के लिए अपने मन से लालच की भावना को निकाल देती है, जिसके बाद वो दोबारा कभी भी कोई भी चीज नहीं चुराती और सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। संजय और उसकी भाभी सीमा के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग थी, बिल्कुल एक माँ और बेटे जैसी। और संजय अपनी भाभी को हर सुख दुख की बातें भी बताया करता था। एक रोज प्रीति किचन में आती है तो वो देखती है सीमा और संजय एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। संजय अपनी भाभी से कहता है, भाभी, आपके खाने की तो पूरा ऑफिस तारीफें करता है। अच्छा ऐसी बात है, तभी तुम खुद खाना ना खाकर अपने दोस्तों को खाना खिला देते हो। प्रीति के किचन में आने के बाद भी संजय उसकी तरफ नहीं देखता, जिससे प्रीति को काफी बुरा लगता है। पर वो अपने पति संजय से कहती है, सुनिए जी, आप यहाँ आकर बैठे हैं, ऑफिस से आने के बाद कमरे में क्यों नहीं आए? मैंने भाभी को किचन में देखा तो सोचा बता ही दूं भाभी को कि उनके खाने की कितनी तारीफ होती है ऑफिस में। अच्छा जी, भाभी की तो वाकई बहुत तारीफें हो रही है। ना जाने तुम पर और खाने पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया इन्होंने। हाँ, मेरी भाभी है ही जादूगरनी, जो खाने से लेकर हर चीज पर अपना जादू चलाना जानती है। फिर तो तुम बचकर ही रहना, कहीं तुम पर भी इन्होंने कोई जादू कर दिया तो क्या होगा? क्यों दीदी, सही कहा ना मैंने? खाने और इन पर बस आपका ही जादू चल रहा है, जो ऑफिस से आने के बाद भी बीवी को छोड़कर आपको याद कर रहे हैं। ये तो है। जाहिर सी बात है, प्रीति को संजय के साथ अपनी जेठानी का ऐसा रहना पसंद नहीं था। और ये सिर्फ प्रीति के साथ ही नहीं था, बल्कि सीमा की सास माला और सीमा के पति कुलदीप के साथ भी था, जो भाभी देवर के इस प्यार पर शक करते थे। देर शाम कुलदीप ऑफिस से आता है और वो देखता है कि सीमा को गोद में उठाकर संजय उसके कमरे में जा रहा है। ये देख कुलदीप सीमा से कहता है, सीमा, ये क्या चल रहा है? कुलदीप को देख संजय अपनी भाभी सीमा को उतार देता है। वो मेरे पैरों में मोच आ गई थी तो संजय मुझे मेरे कमरे तक पहुंचने में मदद कर रहा था, आप गलत मत समझिए। हाँ भैया, मैं तो भाभी की मदद कर रहा था। बस, मैंने सफाई नहीं मांगी, ये खुद से भी कमरे में जा सकती है। अगले दिन कुलदीप
ऑफिस जा रहा होता है तभी वो सीमा से कहता है, मेरा लंच बॉक्स दे दो सीमा, लेट हो रहा हूँ मैं। तभी सीमा लंच बॉक्स लाती है और वो लंच बॉक्स संजय ले लेता है और कहता है, थैंक यू भाभी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। ये देख कुलदीप कहता है, महीने की आधी सैलरी भी क्या अब संजय से लेती हो क्या? ये कहकर बिना लंच लिए कुलदीप चला जाता है और उसकी सास ये देखकर माला से कहती है, संजय की अब शादी हो गई है, उसका काम उसकी बीवी कर लेगी। तू अपने पति पर ध्यान दे लिया कर बहू, बेचारा बच्चा खाना भी नहीं ले गया। इन बातों से परेशान सीमा किसी से कुछ नहीं बोलती, क्योंकि जैसा उसके घर वाले समझ रहे थे वैसा कुछ भी नहीं था। देर शाम हॉल में टेलीफोन पर एक कॉल आता है जिसे माला उठाती है और उधर से एक अनजान शख्स कहता है, जिसके फोन से बात हो रही है उसके एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये सुनते ही माला बेहोश हो जाती है और ये देख संजय उस अनजान शख्स से बात करता है। तब पता चलता है कि उसके भाई की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। इसके बाद मानो सीमा की जिंदगी ही खत्म हो गई हो और वो गुमसुम सी हो गई थी। इसे देख संजय एक रोज अपनी भाभी से कहता है, भाभी मुझे पता है आप पे क्या बीत रही है, पर आप मुझे तो अपना मानती हो, मुझसे बात तो करो, आप ऐसे कब तक गुमसुम बैठोगे। ये सुनकर सीमा संजय को गले लगा लेती है और ये प्रीति देख लेती है और वो अपनी सास माला के पास जाती है जो हॉल में होती है। माँ जी माना कि जेठ जी के साथ जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन अब जो हो रहा है वो भी तो सही नहीं हो रहा ना। क्या हो रहा है अब? जो होना था वो तो हो गया। माँ जी वही बताने तो मैं यहाँ आई हूँ। मैंने दीदी को संजय से लिपट कर रोते हुए देखा और दीदी उनके कंधे पर सर रखकर रो रही थी। ये क्या कह रही है तू? वो ऐसी नहीं है। बेशक मैं उसे कुछ भी बोल दूं, आज तक उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया है। अब तो उसका पति भी नहीं रहा। तू ऐसा मत बोल मेरी बहू के बारे में। माँ जी वही तो समझने वाली बात है। ऐसा भी तो हो सकता है कि दीदी ने जानबूझकर जेठ जी को रास्ते से हटाया हो और अब मेरे पति को फंसाकर मेरी ही सौतन बनने के लिए तैयार हो। ये बात सुन माला के मन में भी यही ख्याल आता है कि हो ना हो प्रीति सही कह रही है और माला सीमा के कमरे में जाती है और उसे कहती है, संजय कहाँ है बहू? माँ जी अभी तो यहीं थे, पर किसी का कॉल आया तो वो चले गए। सुन बहू, जैसे तू मेरे बेटे को खाकर अब मेरे छोटे बेटे संजय को अपने जाल में फंसा रही है, ये मैं होने नहीं दूंगी। तू अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल यहाँ से। हाँ हाँ दीदी जी, अब आपको इस घर से जाना ही होगा, वरना आप तो मेरी सौतन बनकर मेरे ही गले पर छुरी रखोगी। माँ जी ये क्या बोल रही है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सीमा लगातार अपनी सास और देवरानी के आगे हाथ जोड़ती है, पर माला और प्रीति सीमा की एक नहीं सुनते और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। देर रात संजय अपनी भाभी को घर में ना देखकर माँ माला से कहता है, माँ भाभी कहाँ है? दिख नहीं रही, कहीं गई है क्या कहीं? हाँ अब वो आएगी नहीं, मैंने उसे उसके घर भेज दिया है। पर क्यों माँ, आपने भाभी को घर क्यों भेजा? अब उसका यहाँ है ही कौन? ये भाभी का ही घर है और कुलदीप भैया के जाने के बाद जो भैया का है उस पर भाभी का भी हक है। पास खड़ी प्रीति मन में सोचती है, सही समय पर सही चाल खेला है, वरना ये तो दीदी के दुम के पीछे पीछे घूमते रहते थे। अब रास्ते से ही हटा दिया मैंने दीदी को, अब आएगा न मजा। तुमने क्यों नहीं रोका जब भाभी जा रही थी? तो मैंने तो बहुत कोशिश करी रोकने की, पर वो नहीं मानी तो हमने जाने दिया। भाभी के ना होने से संजय भी उदास हो जाता है और वो फैसला करता है कि अगली सुबह वो अपनी भाभी को घर वापस ले आएगा। और सुबह होते ही वो रेडी होकर बिना कुछ बताए घर से निकल जाता है और वो सीधे अपनी भाभी के घर जाता है जहाँ सीमा के पापा होते हैं। और संजय अपनी भाभी के पिता को देखकर नमस्ते कर कहता है, पापा जी आप कैसे हैं? घर में सब कैसे हैं? सब अच्छा है भगवान की दुआ से। तुम बताओ मेरी सीमा कैसी है? मैंने उस दिन से कहा भी था चल बेटा मेरे घर कुछ समय रह लियो, तो वो नहीं मानी। ये सुनकर संजय शॉक्ड हो जाता है कि भाभी तो यहाँ आई ही नहीं तो कहाँ गई। और वो कमलेश से अलविदा लेकर सीमा को तलाशने चल पड़ता है और काफी समय ढूंढने के बाद वो एक मंदिर में जाता है और वहाँ बैठ जाता है। तभी एक औरत आती है और संजय से कहती है, बेटा कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। और ये सुन संजय उसकी तरफ बोलते हुए रुक जाता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। भाभी आप? संजय तुम यहाँ कैसे? भाभी आप पहले घर पर चलो, ये क्या हाल बना लिया है आपने?
नहीं संजय, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी जिस घर में मेरे अपने ही मेरे बारे में गलत सोचते हो। सीमा बहुत गंदे और फटे कपड़े के साथ संजय को मिलती है, जिसे संजय घर लाता है और अपनी बीवी प्रीति से कहता है, प्रीति, माँ, कहाँ हो आप दोनों? देखो मैं किसको लेके आया हूँ। फटे पुराने कपड़े और गंदी हालत में सीमा को देख माला उसे गले लगा लेती है और कहती है, बहू तू कहाँ थी? ठीक तो है ना तू? दीदी ये सब कैसे? आप कहाँ थे? अब आप दोनों मुझे बताओ कि किसने अधिकार दिया कि मेरी माँ समान भाभी को घर से निकाल दो। देखो इनकी हालत, अरे शर्म करो थोड़ी तो। मुझे माफ कर दो संजय, मैंने समझा था कि दीदी आपको मुझसे छीन रही है, इसलिए मेरे कहने पर माने ने घर से निकाल दिया था। सीमा बेटा, मुझे माफ कर दे। इसकी वजह से मैंने तुझ सीता समान जैसी बेटी पर शक किया। मुझे माफ कर दे। सीमा ये सब सुनने की हालत में नहीं होती और वो बेहोश हो जाती है। ये देख तुरंत फैमिली डॉक्टर को बुलाया जाता है। इन्हें काफी ज्यादा कमजोरी है जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई है, लेकिन चक्कर खाने की वजह से नहीं, ये तो माँ बनने वाली है। सच में मेरा कुल का दीपक आने वाला है। ये सुनकर ना सिर्फ माला खुश होती है बल्कि प्रीति और संजय भी खुश होते हैं और होश में आकर सीमा को भी इस बात की खुशी थी कि उसके साथ अब भी कुलदीप है, जो जल्द ही ना सिर्फ अपने पापा की याद बनेगा बल्कि अपनी माँ की परछाई भी बनेगा।